न्यू ऑर्लियंस की कॉरल्टन जेल में 18th सेंचुरी से ही काफ़ी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को कैप्चर किया जा चुका है। 1898 और 1899 के दौरान इस जेल के बारे में काफ़ी कहानियां बाहर आई। कहा गया कि ये जेल हॉन्टेड है और यहाँ पे कुछ तो बहुत खौफनाक हुआ था, इस बात में कोई शक नहीं। इन चीज़ों का शिकार हुए मेजर विक्टिम्स थे कॉरल्टन जेल के रफ एंड टफ कानून के रखवाले। उन लोगों के इन चीज़ों पर दिए गए बयान ने लोगों को मजबूर कर दिया ये सब सच मानने के लिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सबके सब। तो यार चलो शुरुआत करते हैं आज की इस कहानी की, जिसका नाम है द हॉन्टिंग्स ऑफ द कैरोल्टन जेल। इस पुरानी जेल की स्थापना 1850 में की गई और इसे नाम दिया गया जेफरसन पेरिश प्रिजन। लेकिन वहाँ के लोग कॉमनली इसे कैरोल्टन जेल बुलाते थे। कैरोल्टन टाउन की स्थापना खुद 1833 में चार्ल्स जिम्पल द्वारा की गई। न्यू ऑर्लियंस की बाउंड्रीज से 5 मील दूर एंड्रयू जैक्सन के ऑर्डर्स का वेट करते हुए टेनेसी वॉलंटियर्स की आर्मी के साथ चार्ल्स ने न्यू ऑर्लियंस के बैटल के हीरो जनरल विलियम कैरोल के नाम पर इस जगह को कैरोल्टन नाम दिया। इस टाउन को मेन सिटी से कनेक्ट करने के लिए 1885 में यहाँ पर एक रेलवे लाइन बनाई गई, जिसे आज भी सेंट चार्ल्स एवेन्यू स्ट्रीट कार लाइन के नाम से इस्तेमाल किया जाता है। और ये लाइन अमेरिका में ओल्डेस्ट कंटिन्यूअली ऑपरेटिंग लाइन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। इस टाउन का विकास काफ़ी तेज़ी के साथ हुआ। 1841 में इसे ऑफिशियली एक सिटी घोषित कर दिया गया और 1852 में यहाँ पर एक सिटी हॉल और कोर्ट हाउस बनाया गया। विकास के साथ साथ यहाँ पर क्राइम रेट्स भी बढ़ने लगे। इसी कारण 1850 में यहाँ पर कैरोल्टन जेल को बनाया गया। 1874 में इस टाउन पर न्यू ऑर्लियंस ने कब्जा कर लिया, लेकिन सिटी हॉल और कोर्ट हाउस आज भी वैसे के वैसे ही हैं। ऐसी ही एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स में से एक थी पेरिश प्रिजन, जिसे हेम्पसन और शॉर्ट स्ट्रीट्स के कॉर्नर में बनाया गया। इसे 1850 से 1937 तक जेल के रूप में इस्तेमाल किया गया और इसके बाद इसे ध्वस्त कर दिया गया। ये जेल 2 मंजिला ऊंची थी, इसके दरवाजे काफ़ी बड़े थे और इसकी विंडोज हेवीली बार्ड थी। काफ़ी लोग इसे ब्लीक एंड हिडियस प्लेस बुलाते थे और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि काफ़ी ऐसे कैदी जिन्हें यहाँ पर रखा गया वो यहाँ से कभी बाहर ही नहीं आए। आत्महत्याएं यहाँ पर काफ़ी कॉमन थी और फिर बढ़ती बीमारियों के कारण और प्रॉपर मेडिकल केयर ना मिलने के कारण यहाँ की डेथ रेट्स और भी ज़्यादा बढ़ने लगी। बाकी जेलों की तरह ही वायलेंस भी यहाँ पर काफ़ी कॉमन था। यहाँ ऐसे कैदी भी थे जिन्हें यहाँ पर काफ़ी साल तड़पने के बाद फांसी दे दी जाती थी। इवन एक बार तो वहाँ की आम जनता ने कोर्ट यार्ड के बीचों बीच 2 लोगों को मार डाला, क्योंकि उन 2 लोगों ने एक लड़की का रेप करके उसकी हत्या कर दी थी। कहा जाता है इन्हीं मौतों और बुरे हादसों ने कॉरल्टन जेल को हॉन्टेड बना दिया और इसी वजह से इसके निर्माण के केवल 50 साल बाद से ही यहाँ की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अखबारों में हर जगह बस इन्हीं के चर्चे थे। और फिर 9 अक्टूबर 1899 में इसके पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर एक डिटेल रिपोर्ट भी पब्लिश की गई। काफ़ी टाइम पहले इस जेल में एक आदमी को लाया गया जिस पर उसकी वाइफ के मर्डर का चार्ज था। उस आदमी ने खुद की वाइफ की हत्या करी और फिर फांसी के डर से उसकी बॉडी को स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम में बॉईल करके सारे एविडेंसेस मिटाने चाहे, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। लेकिन वो आदमी कभी अदालत नहीं पहुंच पाया, क्योंकि उसके इस क्राइम से पुलिस वाले इतना ज़्यादा गुस्सा और फ्रस्ट्रेटेड थे कि उन लोगों ने उसे तब तक मारा जब तक उसकी जान न निकली। कहा जाता है उस आदमी के अंतिम शब्द थे कि वो उन पुलिस वालों को मजबूर करेगा
इस बात पर अफसोस करने के लिए कि आखिर वो लोग पैदा क्यों हुए। और शायद उसकी ये बात सच भी निकली, क्योंकि उसकी मौत के कुछ सालों बाद ही कैरोल्टन जेल में काफ़ी पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो। कुछ सालों बाद उस प्रिजन की कमांड को सार्जेंट विलियम क्लिफ्टन के अंडर सौंप दिया गया, जो कि उस डिस्ट्रिक्ट के पुलिस कमांडर थे। काफ़ी सालों तक ईमानदारी से न्यू ऑर्लिन्स पुलिस डिपार्टमेंट को सर्व करने के बाद 1898 में क्लिफ्टन को इस जेल की कमांड सौंप दी गई। उसके अंडर काम कर रहे लोग उसकी काफ़ी तारीफ और इज्जत किया करते थे। जेल का मेन गेट एक बड़े हॉलवे में ओपन होता था, जिसके लेफ्ट साइड में क्लिफ्टन का ऑफिस था, जो कि एक सेमी फर्निश्ड रूम था, जिसमें एक वॉश स्टैंड, एक सोफा, एक डेस्क और कुछ चेयर्स थी। क्लिफ्टन के ऑफिस के पीछे वाला रास्ता क्लार्क के ऑफिस को जाता था, जहाँ पे थोड़ी ज़्यादा चेयर्स और डेस्क और एक वुडन रेलिंग थी, जो कि ऑफिस को डिवाइड करती थी। एक समर्स इवनिंग में 2 आदमी और एक औरत क्लिफ्टन से मिलने कैरोल्टन जेल आए। वो लोग क्लिफ्टन के ऑफिस में गए और दोनों आदमी क्लिफ्टन के पास जाकर खड़े हो गए, और वो लेडी उस ऑफिस की एक दीवार के अगेंस्ट खड़ी हो गई। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर खड़ी हुई, वो गोल घूमती हुई उस ऑफिस से बाहर निकली और जाकर हॉलवे के फ्लोर पर गिर पड़ी, जैसे कि उसे जोर से किसी ने धक्का दिया। वो लेडी काफ़ी सदमे में थी। वो चिल्लाकर बोली कि किसी ने उसे जोर से धक्का दिया। उसने बताया कि जैसे ही वो उस वॉल के पास खड़ी हुई, किसी ने उसके शोल्डर पर जोर से पंच मारा। वो तीनों लोग उस लेडी पर हंसने लगे। उन लोगों ने उसकी बढ़ती उम्र का मजाक बनाया। उस लेडी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया कि कोई उसकी बात मान क्यों नहीं रहा, तो वो वापस से जाकर उस वॉल के अगेंस्ट खड़ी हो, और अगले ही पल उसे वापस वो धक्का लगा, और इस बार वो उन तीनों लोगों पर जाकर गिर पड़ी। उन तीनों ने उस लेडी को संभाला, और इस बार वो लेडी काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था, और उसे इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा कि क्लिफ्टन और बाकी लोग उस पर हंस रहे थे, क्योंकि इस बार उसे यकीन था कि उस दीवार में कुछ तो ऐसा है जिसने उसे धक्का दिया। उन तीनों लोगों को अभी भी उस लेडी की बात पर भरोसा नहीं था, तो वो तीनों भी जाकर उस वॉल के अगेंस्ट खड़े हो, और उन तीनों के साथ भी सेम चीज़ हुई। उन तीनों को भी धक्का लगा, और वो उस रूम के बीचों बीच जा गिरे। फिर चारों लोगों ने दीवार के दोनों साइड चेक किया, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो इस इवेंट को एक्सप्लेन कर सकता। क्लिफ्टन नहीं सोच पा रहा था कि उसके साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसके अंदर काम कर रहे एक आदमी ने उसे एक बार उस वाइफ किलर की स्टोरी बताई थी, जिसके अकॉर्डिंग जहां उस व्यक्ति को मारा गया, उसी प्लेस पर आज क्लिफ्टन का ऑफिस है, और जहां उस व्यक्ति को मरने के लिए छोड़ दिया गया था, एग्जैक्टली उसी प्लेस पर आज क्लिफ्टन के साथ यह हादसा हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि उन चारों लोगों को धक्का देने वाला और कोई नहीं, बल्कि उसी मरे हुए आदमी की आत्मा थी? क्लिफ्टन ने इसे एक बेसिर-पैर की थ्योरी समझकर जाने दिया। उसने सोचा कि इस सब के पीछे कोई ना कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन तो होना ही चाहिए, लेकिन जो इंसिडेंट्स आगे हुए, उन्होंने क्लिफ्टन को मजबूर कर दिया अपनी सोच बदलने के लिए। फिर इस इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद क्लिफ्टन अपने ऑफिस में कॉर्पोरल पेरेस के साथ बैठा था, जो कि डिस्ट्रिक्ट का एक पेट्रोलमैन था। उनकी बातचीत का डिस्कशन क्लिफ्टन के ऑफिस में लगी जनरल ब्यूरोक्रेट की पोर्ट्रेट की तरफ गया। क्लिफ्टन ने बताया कि वो जनरल की कितनी ज़्यादा इज्जत किया करता था, और ऐसा बोलते ही वो उस पोर्ट्रेट की ओर टर्न हुआ और उसने एक सल्यूट किया। उसके ऐसा करते ही वो पोर्ट्रेट सीधा ज़मीन पर गिरा, और फिर वॉश स्टैंड पर रखे जग्स और बाउल्स भी अचानक से आगे जंप होकर ज़मीन पर गिरे। अजीब बात यह थी कि किसी भी चीज़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इससे भी अजीब ये था कि जब दोनों लोगों ने चेक करना चाहा कि आखिर वो पोर्ट्रेट कैसे नीचे गिरा, तो दोनों को इस बारे में कुछ आइडिया नहीं लगा, क्योंकि जिस वायर और कील के थ्रू उस पोर्ट्रेट को हैंग किया गया था वो बिल्कुल सही थे,
और तो और उस कील को भी थोड़ा सा ऊपर की ओर मोड़ा गया था। तो इस बात की भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी कि पोर्ट्रेट उससे फिसल कर नीचे गिर गई। फिर उसी रात क्लिफ्टन और पेरेस बाकी ऑफिसर्स को बता रहे थे कि उनके साथ सुबह क्या हुआ, और एक्सप्लेन करने के लिए क्लिफ्टन वापस उसी पोर्ट्रेट की ओर टर्न किया और उसने एक सल्यूट किया। और जैसे ही इस बार उसने ऐसा किया, पोर्ट्रेट के नीचे हैंग किया हुआ मिरर हवा में उड़ा और जाकर वुडन वॉशस्टैंड से टकरा गया। वुडन वॉशस्टैंड का सारा सामान नीचे गिर गया और इस बार वो वॉशस्टैंड भी टूट गया, लेकिन और किसी भी चीज़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। क्लिफ्टन ने जाकर मिरर का हैंगर चेक किया। वो पोर्ट्रेट के हैंगर की तरह ही वो भी बिल्कुल सही कंडीशन में था। क्लिफ्टन ने कहा कि उसे लगता है इस कमरे में इनविजिबल कान और हाथ हैं जो कि सारी बातें सुनते हैं और चीज़ों को धक्का देते हैं, क्योंकि मिरर और पोर्ट्रेट ऐसे ही बेवजह वॉल से नीचे नहीं गिर सकते। फिर काफ़ी दिनों बाद क्लिफ्टन एक रात अपनी डेस्क पर बैठा था और इसी दौरान किसी ने पीछे से उसके शोल्डर्स पकड़े और उसे उसकी चेयर के साथ पूरा घुमा दिया। इस दौरान क्लिफ्टन को लगा कि उसके ही किसी आदमी ने उसके साथ मजाक किया होगा, लेकिन जैसे ही उसने घूमना बंद किया, उसने देखा कि उसके आसपास कोई भी नहीं था। हॉल और रूम की सारी लाइट्स भी ऑन थी और उसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। उसने वहां खड़े पहरेदार से भी पूछा कि क्या उसने किसी को अंदर आते हुए देखा, तो उसने मना कर दिया। पहरेदार बोला कि अंदर कोई भी नहीं आया। क्लिफ्टन के ऑफिस में रखे सोफे को पेट्रोलमैन काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ किया करते थे टू टेक शॉर्ट नैप्स, जब वो काफ़ी लंबी ड्यूटी के बाद वापस आते थे। ऐसी ही एक रात पेट्रोल वैगन चलाने वाले ऑफिसर डेल उस सोफे के पास आए, लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचे तो वो सोफा लगभग 3 फीट स्लाइड होकर उनके पास आया और फिर अचानक उसने अपनी डायरेक्शन बदली और वो उस ऑफिस की एक दीवार से जाकर टकरा गया। ये वही दीवार थी जिसने क्लिफ्टन और 3 लोगों को धक्का दिया था, तो जहां पर उस वाइफ किलर को मारा गया। इसी इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद एक और ऑफिसर ने उस सोफे पर बैठने का ट्राई किया, लेकिन इस बार न सिर्फ वो सोफा उसकी तरफ खिसका, लेकिन वहां पर आने के बाद वो अचानक से टेढ़ा भी हो गया और इसी कारण वो ऑफिसर पहले उस सोफे से टकराया और फिर जाकर उसका सर क्लिफ्टन के ऑफिस में रखी डेस्क के कॉर्नर से भी टकराया। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनते ही क्लिफ्टन भागता हुआ वहां पर आया और तब उसने देखा कि वो सोफा खुद से ही उस वॉल की ओर खिसके जा रहा था। अगली रात एक पुलिस वाले ने बोला कि वो इन भूतों वाली बातों पर यकीन नहीं करता और फिर वो जाकर उस सोफे पर बैठ गए। वहाँ काफ़ी और पुलिस वाले भी मौजूद थे और जैसे ही वो उस सोफे पर बैठा, वो सोफा सीधा खड़ा हो गया और वो पुलिस वाला जाकर ज़मीन पर जा गिरा। उस दिन के बाद से वहाँ मौजूदा हर शख्स ने उस सोफे पर बैठना अवॉइड किया जब तक उसे कहीं और शिफ्ट नहीं कर दिया गया, लेकिन इसके बाद भी उस कमरे की उस दीवार से हर कोई डरा करता था। उसी साल अक्टूबर के मंथ में एक माउंटेड ऑफिसर जूल्स ओकॉइन क्लिफ्टन से मिलने उसके ऑफिस आया, क्योंकि उसे क्लिफ्टन के साथ कुछ रिपोर्ट शेयर करनी थी। क्लिफ्टन कुछ देर के लिए बाहर गया हुआ था, तो ओकॉइन ने उसकी डेस्क के पास उसका वेट किया। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद ओकॉइन की आंखों के सामने एक लाइट चमकी। उसने अपना सर घुमाया तो उसने देखा उस ऑफिस की एक दीवार से लगी एडमिरल ड्यूवे की पोर्ट्रेट अचानक से गोल घूमने लगी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उस पोर्ट्रेट के बीच में कील लगाकर उसे जोर से घुमा दिया हो, लेकिन असल में ऐसा हो पाना इम्पॉसिबल था, क्योंकि उस पोर्ट्रेट को दीवार से अच्छे से चिपकाया गया था और ये वही दीवार थी जो पिछले कई इंसिडेंट्स के साथ डील करती है। ये देखकर ओकॉइन दंग रह गया और वहाँ से भागा। वो कॉरिडोर में गया और वहाँ पर उसने बाकी ऑफिसर्स को बुलाया। जैसे ही क्लिफ्टन और बाकी ऑफिसर्स उसके पास आए तो ओकॉइन उन्हें क्लिफ्टन के ऑफिस ले गया।
लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचे तो पेंटिंग घूमना ऑलरेडी बंद कर चुकी थी और अपनी नॉर्मल कंडीशन में ही थी। ओकोइन ने उन्हें एक्सप्लेन करने का ट्राई किया कि उसने वहाँ पर क्या देखा, और क्योंकि बाकी ऑफिसर्स पहले भी ऐसे कई इंसिडेंट्स फेस कर चुके थे तो उन्होंने ओकोइन की बात को सच माना। वक्त के साथ सामने आया कि वहाँ पर सिर्फ वाइफ किलर का ही गोश्त नहीं था। ऑफिसर्स ने काफ़ी और चीज़ें भी रिपोर्ट करी, जैसे अनवांटेड साउंड्स, लाइट का खुद से ऑन ऑफ होना, फर्नीचर का खुद से शिफ्ट होना और भी बहुत कुछ। इन चीज़ों ने वहाँ काम कर रहे हर व्यक्ति को डरा रखा था। कैरल्टन जेल में काम कर रहा हर ऑफिसर वहाँ से ट्रांसफ़र चाहता था। फिर 1899 में एक ऑटम नाइट को कॉर्पोरल हैरी हायट को हॉलवे में किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वो क्लिफ्टन के ऑफिस के सामने जाकर खड़े हो गए। उन्होंने अपने आसपास देखा, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। कदमों की आवाज़ अभी भी आ रही थी, तो उन्होंने जाकर कॉरिडोर चेक किए, लेकिन वहाँ पर भी उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने एक बात नोटिस करी कि उन कदमों की आवाज़ के बारे में एक अजीब बात थी। ऐसा लग रहा था कि हर एक कदम सही से लेने के बाद दूसरे वाले को घसीटकर आगे बढ़ाया जा रहा था, जैसे कि उस व्यक्ति की एक टांग में चोट लगी हो। और फिर कॉरिडोर्स में से लाइट सिगार की स्मेल भी आ रही थी। हायट कॉरिडोर से चले गए और फिर वो जेल की फ्रंट एंट्रेंस पर गए। वहाँ पर उन्होंने खड़े पहरेदार ऑफिसर फ्रॉस्टर से पूछा कि क्या उन्होंने किसी को अंदर आते हुए देखा। तो फ्रॉस्टर ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन फिर जब हायट ने उन साउंड्स को डिस्क्राइब किया तो फ्रॉस्टर ने अपने पास खड़े एक और पहरेदार की ओर देखा और फिर स्माइल करते हुए मजाक में बोला कि शायद हार्वे वापस आ गए। हार्वे एक गैम्बलर और कैरल्टन जेल का पुराना प्रिजनर था। वो दिखने में काफ़ी लंबा चौड़ा था और एक पैर से अपाहिज था, लेकिन इसके बावजूद उसने अपने हाथों से 2 घुड़सवारों की जान ली थी और उनके घोड़ों की उसने जुबान काट दी थी, क्योंकि उसने उन दोनों पर बेट लगाई, लेकिन वो दोनों हार गए और गुस्से में आकर उसने उन दोनों को मार डाला। उसे जेल लाया गया। उसके दोनों हाथों में हथकड़ियाँ थी और उसने मुंह में सिगार दबाया हुआ था, और अगले ही पल वो अचानक वहाँ से गायब हो गया। वहाँ खड़े 2 गार्ड्स की मौत हो गई, लेकिन कोई नहीं देख पाया कि वो वहाँ से कैसे भाग निकला। हायट ने मना किया कि हार्वे कभी जेल को अंदर से देखने के लिए वापस नहीं आएगा, लेकिन फिर उसी शाम हायट ने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि एक लंबा चौड़ा दिखने वाला आदमी जिसका नाम रॉबर्ट ब्रूअर था, वो पेंसिल्वेनिया में डेड मिला। वो आदमी अंधा था और एक पैर से अपाहिज भी, और वो अपना गुजारा न्यूज़पेपर बेचकर किया करता था। लेकिन फिर अखबार में आगे ये बात भी लिखी थी कि उसके मरने के बाद कुछ लोगों को उसके पास से कुछ पेपर्स का एक पैकेट मिला, जिससे ये बात सामने आई असल में उस आदमी का नाम हार्वे था और वो न्यू ऑर्लिन्स में 4 मर्डर्स के लिए वांटेड था। हायट ने तब रियलाइज़ किया कि शायद जिन कदमों की आवाज़ उसने सुनी थी वो असल में हार्वे के ही थे, और मरने के बाद उसकी आत्मा कैरल्टन जेल वापस आई होगी। फिर उसी रात उसी टाइम पर उसे उन कदमों की आवाज़ वापस सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कोई व्यक्ति कॉरिडोर में आगे पीछे चले जा रहा है। हायट कॉरिडोर्स में चेक करने के लिए गया, लेकिन उसे वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दिया। फिर हायट चिल्लाया, हार्वे, तुम रुक सकते हो और अपना सिगार स्मोक कर सकते हो। फिर अचानक ही पैरों की आवाज़ थम गई और हायट से लगभग 3 फीट दूर एक टबैको स्मोक का क्लाउड दिखाई देने लगा। वो ऊपर छत तक गया और फिर गायब हो गया। चीज़ों का अपने आप हवा में उड़ना, पूरी बिल्डिंग में कदमों की आवाज़ आना, यह सब काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होने लगा था। लेकिन एक ऐसा रूम भी था जो कि इन चीज़ों से कुछ ज़्यादा ही अफेक्ट हुआ। वो रूम था 2nd फ्लोर का कोर्ट रूम। इस कोर्ट रूम को प्रिजन सेल्स को तोड़कर बनाया गया था, जिनमें ऐसे कैदियों को रखा जाता था जिन्हें कुछ टाइम बाद फांसी दी जाने वाली। एक रात इन कदमों की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा हो गई।
तो कई ऑफिसर्स एक साथ उस कोर्ट रूम की ओर बढ़े। उन लोगों ने उस कोर्ट रूम को चारों दिशाओं से घेर लिया। वो कोर्ट रूम कदमों की आवाज़ों से गूंज रहा था और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। और फिर जज की डेस्क से डॉकेट बुक हवा में उड़ने लगी, जिसका वजन किलोज में था। और फिर वो बुक उस रूम के फ्लोर से जाकर जोर से टकराई। उसके टकराने की आवाज़ इतनी तेज थी कि नीचे बैठे क्लिफ्टन को भी वो आवाज़ क्लियरली सुनाई थी। फुटस्टेप्स उस दिन के बाद से कभी सुनाई नहीं दी, लेकिन फिर एक दिन क्लिफ्टन के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या उसे अभी भी इस प्रिजन की कमांड को संभाले रखना चाहिए या नहीं। एक सुबह एज यूजुअल क्लिफ्टन अपनी डेस्क पर बैठा हुआ था। वो फिर सडनली उसे अपनी गर्दन पर किसी के हाथ फील हुआ। वो हाथ धीरे धीरे उसका गला दबा रहे थे। क्लिफ्टन की सांसें रुकने लगी और फिर उसने हवा में अपने हाथ मारना शुरू किया। और फिर अचानक ही सब कुछ वापस नॉर्मल हो गया। उसने अपने आसपास देखा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। लेकिन हाथों के निशान उसके गले पर साफ साफ दिखाई दे रहे थे। इनफैक्ट कुछ दिनों बाद तो उसके गले पर ब्लू स्पॉट्स भी दिखाई देने लगे, जिससे ये बात साफ हो गई कि किसी ने तो उसका गला दबाया था। फिर एक आफ्टरनून ऑफिसर फ्रॉस्टर ने सार्जेंट के ऑफिस के बाहर दो जवान लड़कियों को देखा, लेकिन क्योंकि सार्जेंट ऑफिस में नहीं था तो वो उनके पास बात करने गया। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचा, वो लड़कियाँ गायब हो गई। ऐसा माना जाता है कि वो दो लड़कियों की आत्माएं थी जिन्हें उसी प्रिजन में कैद किया गया था, क्योंकि उन दोनों ने अपने कॉमन लवर का लिवर निकाल कर उसकी हत्या कर दी थी। फिर इसी इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद ऑफिसर फ्रॉस्टर ने सार्जेंट शूमेकर, जो कि उसी प्रिजन में काम करने वाले एक ऑफिसर थे, उनके देखे जाने का भी क्लेम किया। फ्रॉस्टर ने बताया कि उसने शूमेकर को क्लिफ्टन की डेस्क के सामने देखा। उन्होंने वहाँ पर अपना सर झुकाया और फिर वहाँ रखे सोफे की ओर धीरे से आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचे वो गायब हो गए। लेकिन बात ये थी कि जब फ्रॉस्टर ने ये सब देखा था, उसके 1 साल पहले ही शूमेकर की मौत हो चुकी थी। आगे ये बातें सामने आई कि इन सारी घटनाओं से सिर्फ वहाँ के पुलिस वाले ही परेशान नहीं थे, बल्कि कैदियों के साथ भी काफ़ी भयानक हादसे हो रहे थे। कुछ कैदियों ने बताया कि रात में उन्हें अपने चेहरे पर किसी के हाथ महसूस होते, और फिर जोर से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आती। और फिर एक सेल नंबर 3 इन सारी घटनाओं के लिए कुछ ज़्यादा ही प्रचलित था। एक रात चार्ल्स मार्केज नाम के एक कैदी को उस सेल में लॉक किया गया, क्योंकि बाकी सारे सेल फुल थे। लेकिन अगले दिन जब गार्ड्स वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि मार्केज ज़मीन पर पड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर काफ़ी कट्स थे, वो गहरे घाव थे, जैसे कि उसे काफ़ी बेरहमी के साथ पीटा गया हो। क्लिफ्टन को पहले लगा कि ये काम वहाँ काम कर रहे किसी ऑफिसर का ही होगा, लेकिन फिर घाव भरने के बाद मार्केज ने बताया कि उसकी ये हालत किसी ऑफिसर ने नहीं की, बल्कि एक अदृश्य आदमी ने की है। उसने कहा कि उस आदमी ने पहले उसे दीवार की ओर धकेला और फिर उस पर हाथों और लातों से वार किए। इसके बाद भी जिस भी कैदी को उस सेल में रखा जाता, अगले दिन उसका वही अंजाम होता जो मार्केज का हुआ था, और हर एक कैदी यही बात बोल रहा होता कि उसकी ये हालत एक अदृश्य आदमी ने की। कोई भी कैदी उस सेल में लॉक नहीं होना चाहता था, लेकिन उस सेल के बाहर कभी किसी को कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। बाद में ये बात सामने आई कि काफ़ी सालों पहले वहाँ 3 कैदियों को एक साथ रखा गया था, जिन्होंने काफ़ी सीरियस क्राइम्स किए थे। एक ने अपने पेरेंट्स की हत्या की थी, तो वहीं दूसरे ने 4 छोटे बच्चों की जान ली थी। उन तीनों ने पहली ही रात में एक दूसरे की जान भी ले ली। कहा जाता है उनकी ये क्रूरता आज भी उस सेल 3 में गूंजती है, वो बाकी कैदियों को सताती है।
ऐसा माना जाता है कि उस वाइफ किलर के कारण ही इस जेल में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की शुरुआत हुई और शायद ये सब कभी ख़त्म भी नहीं होता अगर 1937 में उस जेल को डेमोलिश न कर दिया गया होता। इवन आज भी कैरोल्टन सिटी हॉल वन ऑफ द मोस्ट एंडेंजर्ड हिस्टोरिक लोकेशंस इन द वर्ल्ड। और इवन दो जेल आज एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उसकी लैंड ने वहाँ की स्पिरिट्स को एब्सॉर्ब कर लिया और वो एरिया आज भी हॉन्टेड हो। तो यार इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, लेकिन अगर आपको पुलिस ऑफिसर बनाकर ऐसी किसी प्रिजन में भेजा जाए तो क्या आप जाना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर ऐसे वीडियोस और देखने तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।